आईपा चैनल के को और ये अपने माध्यम से जो आपने मुहिम धरातल व सच्चाई के निष्पक्ष दिखाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे जनपद की आवाज़ बन करके उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज बेरोजगारी पर भी देखा जाए तो युवा बेरोजगार घूम रहा है, बच्चे बिना स्कूल के घर पे रह रहे हैं, न किसी प्रकार की कोई आय का साधन है। मैं हूं मुमताज अहमद, आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच है आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील विचारों की, प्रगतिशील सोच की। आज हमारे साथ युवा विकास समिति के विकास जी हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं आगामी चुनाव के बारे में, मूलभूत समस्याओं के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और जनपद फतेहपुर के विकास के बारे में। विकास जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आईपा चैनल के को और ये अपने माध्यम से जो आपने मुहिम धरातल व सच्चाई के निष्पक्ष दिखाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे जनपद की आवाज़ बन करके उठाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। विकास जी, पहले तो हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी एनजीओ चलती है और आपका भ्रमण होता है जनपद में और बहुत से असहाय लोग से भेंट होती होगी आपकी। तो अभी तक धरातल की सच्चाई, धरातल की मूलभूत समस्याओं के बारे में आपके नज़रिए से क्या क्या है? अभी तक तो देखा जाए तो धरातल पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य हमारे जनपद में तो नहीं हुआ है। धार्मिक कुछ कार्य हुए हैं तो वो आस्था का विषय है, अच्छी बात है, वो कार्य हुए। लेकिन जहाँ पर देखा जाए जनता का पब्लिक के लिए या लोगों के जो लोग हैं उनके लिए कोई अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था या उनको कोई राहत नहीं दी गई है। आज बेरोजगारी पर भी देखा जाए तो युवा बेरोजगार घूम रहा है, बच्चे बिना स्कूल के घर पे रह रहे हैं, न किसी प्रकार की कोई आय का साधन है, लोग फिर भी परेशान हैं। और इससे ज़्यादा अभी तक मुझे तो नहीं लगता कोई कार्य धरातल पे हुआ है। धरातल पे अगर कोई कार्य हुआ है तो आस्था और धार्मिक कार्यों पर ही हुआ है। इसके अलावा अभी तक जो मानव की आवश्यकताएं, भूत के आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। एक और बात है आपकी से कि आप एडवोकेट हैं और एक एडवोकेट के नाते अगर महिलाओं की सुरक्षा पे बात की जाए तो कितनी सुरक्षित है महिलाएं? नहीं, महिलाओं के साथ सुरक्षित कितनी क्या ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि महिलाएं असुरक्षित हैं और इनकी सुरक्षा के लिए अगर सरकार है, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं तो काफ़ी आवाज़ उठाती हैं कि महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, इनको रोका जाए। लेकिन इसका अगर पूर्ण कोई जिम्मेदार है तो जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है उनको समझने का प्रयास ना करके और उलझाने का कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा वो मुकदमे अदालत पहुंच जाते हैं। जबकि अगर प्रशासन चाहे तो मुकदमे अदालत ना में वहीं छूट जाए। लेकिन ये इनकी कमियां हैं। जैसे कोई घरेलू महिला है या घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो अगर कोई बात आपस में समझाई जा सकती है, घर वाले नहीं समझा पा रहे हैं, वो प्रशासन के माध्यम से कोई एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, उस माध्यम से अगर प्रशासन चाह ले तो बैठाल के आपस में समझौता करा करके किसी का घर बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। सरकार ने थाना दिवस, महिला हेल्प डेस्क, इन सब की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उसके बाद भी क्या आपके अनुसार, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, क्या इस सब के बावजूद अभी महिलाएं जो हैं मूलभूत समस्याओं से, पीड़ाओं से दो चार होते नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल,
अभी पूर्ण रूप से ये जो व्यवस्थाएं सरकार ने दे रखी हैं कि आप इनको समझाइए या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कानूनी रूप से, लेकिन वहाँ पर ये मामले हल नहीं होते हैं। वो अदालत ही आ जाते हैं और अदालत के माध्यम से बाद में समझ में आता है। जब 2-4 साल मुकदमा चलता है तो समझौता ही रास्ता निकलता है और इसमें फिर वही होता है कि समय काफ़ी निकल जाता है, नुकसान होता है महिलाओं का। क्या साहब, अगर हम बात विकास की करें, जनपद के विकास की करें, आप एडवोकेट हैं, एक समाज सेवक भी हैं, तो हमारे जनपद में और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी क्या क्या समस्याएं हैं और जटिल समस्याएं? सबसे बड़ी जटिल समस्या ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की देखी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बताते हैं कि हम अभी सरकार ने कहा था कि गांवों को भी हम शहरीकरण करें, तो जिस प्रकार गांवों का शहरीकरण की बात करके आए थे, आज तक गांवों का शहरीकरण नहीं हुआ है। आज भी गांव में रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और वहां पर विद्यालय की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे तमाम गांव हैं, अगर आपको बताया जाए तो आप वहां जाइए, देखिएगा, आपको पता चलेगा मूलभूत सुविधाएं उससे वो अभी अपेक्षित हैं और उनको ये व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। शिक्षा पे बात की जाए, जिस तरह से कोरोना को देख के स्कूल सरकार के आदेश के अनुसार बंद हो गए, तो क्या बच्चों की शिक्षा पे इसका प्रभाव पड़ते दिख रहा है या कि ये फैसला सरकार का सही है? नहीं, आप सही ये क्वेश्चन आपने किया है, इसमें जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये एक मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगर कोई बीमारी, कोरोना काल आया है, कोरोना चल रहा है, तो ये तो बचाव के लिए है। अगर विद्यालय बंद चल रहे हैं तो अगर वाकई बीमारी है तो सही निर्णय, और अगर इस निर्णय के अनुसार बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि उन्हें अब जहाँ पर कोरोना नहीं है वहाँ विद्यालय खोले जाए। शिक्षा पे बात की जाए, जिस तरह से कोरोना को देख के स्कूल सरकार के आदेश के अनुसार बंद हो गए, तो क्या बच्चों की शिक्षा पे इसका प्रभाव पड़ते दिख रहा है या कि ये फैसला सरकार का सही है? नहीं, आप सही ये क्वेश्चन आपने किया है, इसमें जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये एक मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगर कोई बीमारी, कोरोना काल आया है, कोरोना चल रहा है, तो ये तो बचाव के लिए है। अगर विद्यालय बंद चल रहे हैं तो अगर वाकई बीमारी है तो सही निर्णय, और अगर इस निर्णय के अनुसार बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि उन्हें अब जहाँ पर कोरोना नहीं है वहाँ विद्यालय खोले जाए, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए। आपके कार्यकाल में आपके यहाँ जिस तरह से, क्योंकि आपके वकीलों का भी एक संगठन है, तो मानी सी बात है कि आपके यहाँ कई तरह के मुकदमे आते हैं, तो बहुत से असहाय लोग ऐसे हैं जिनके पास धन का अभाव है, तो क्या उन लोगों को आपके द्वारा वरीयता दी जाती है उनकी मदद के लिए? नहीं, बिल्कुल दी जाती है। अगर लोगों को जानकारी है कि हम लोग जिनके पास धन नहीं है या कोई जेल में बंद है या किसी प्रकार से पीड़ित है जो धन नहीं दे सकते हैं, उनकी हम लोग मदद करते हैं। हमने 1-2 लोगों की मदद की अभी तक, और जिनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि अभी और भाई पैसे नहीं दे पाते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम लोगों के पास आ नहीं पाते हैं, लेकिन जिनके पास जाते हैं लोग मदद करते हैं। ऐसे अधिवक्ता है, हमें अपने अधिवक्ता समाज पर गर्व है कि अगर आप उनसे कहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे फीस ली जाए। अगर हो सकेगा तो कागज़ पर ही आपका काम किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आपको न्याय मिले। विकास जी, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जिस तरह शिक्षा का अभाव है, लोग उतने जानकार नहीं है कि कानून क्या होता है, हमको कहाँ जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, वो भटकते हैं, प्रधान की चौखट तक जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जो कि कानून जिनको पूरी तरह से जानकारियाँ नहीं हैं, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आपके संगठन के द्वारा कोई सार्थक कदम उठाया गया है जानकारियों को लेके?
नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं उठाया, लेकिन आप विचार ये रहता है कि जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोगों ने ये दिमाग में बात आई हम लोगों के, ये विशेषकर हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम लोग गाँवों में कैंप लगा करके जो ग्रामीण लोग हैं उनको कानून के विषय में जानकारी दें कि इससे क्या होगा और इससे नुकसान क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे फ़ायदे क्या। तो कानून के बारे में अगर जागरूक कर देंगे तो शायद अपराध में भी कमी आए। मौजूदा समय में कानून व्यवस्थाओं पे क्या कहना है आपका? इस समय मौजूदा हिसाब से देखा जाए तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं 75% प्रशासन फेल है। जहाँ पर पहले कानून व्यवस्था ये होती थी कि अगर कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है शिकायती, तो उस पर कार्रवाई होती थी। कार्रवाई होने के बाद अगर किसी पक्ष ने कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र दिया है तो क्या पता उससे भी बिना कुछ लिए दिए काम नहीं करते हैं, और अगर नहीं पाते हैं तो विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, जिससे जो मिल जाता है वो कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को की वजह से जो है कुछ लोग बदनाम। चुनाव की जाए जी, आपके यहाँ भी चुनाव होते हैं, अब विधानसभा के चुनाव हैं, समीप है 23 फरवरी को, जी। तो आपके नज़रिए से जनपद में कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? जनपद में प्रतिनिधि जो कार्य कर सके, जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे और जितना हो सके अच्छे से विकास कार्य कर सके, ऐसा प्रतिनिधि हम लोग चाहते हैं। युवाओं की भागीदारी को कितना सार्थक मानते हैं राजनीति में? युवाओं की भागीदारी राजनीति में हम चाहते हैं कि वो अच्छी भागीदारी है। इस समय तो 60% युवा ही कार्य कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है, प्रदेश में कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि युवा इस राजनीति में आएंगे, युवा ही करेंगे, युवा ही देश बदलेंगे। और हम लोग युवाओं के इस नेतृत्व को प्रणाम करते हैं कि वो इस तरह राजनीति में आए और अच्छे कार्य करें। एक और सवाल है आपसे कि हर राजनीतिक पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, क्या वास्तव में लोकतांत्रिक है, ऐसा आप भी मानते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी हर एक पार्टी कैसे हो सकती है? भाई, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सभी को होता है, लेकिन वो पार्टी लोकतंत्र में कैसे जा सकती है जो जातिवाद की बात करे, जो धर्मवाद की बात करे? वो लोकतंत्र की पार्टी कैसे हो सकती है? लोकतंत्र तो सबका है ना। तो लोकतंत्र में तो हमें सबकी बात करनी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों का सम्मान करना, यही हिंदुस्तान है हमारा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विकास श्रीवास्तव जी, और इन्होंने अपनी बातें आईपा मंच से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आगे क्या सोच बनती है, इन कहाँ तक ये अपने जो असहाय लोगों की मदद करने के लिए इनकी बातें सामने आई हैं, कब अमली जामा पहनाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, आईपा, फतेहपुर।